नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा एमडीआर एचआर में यूट्यूब चैनल है। बैंकिंग शब्दावली या बैंकिंग टर्मिनोलॉजी ये सीरीज़ के अंडर हमने अभी तक 5 वीडियोस रिलीज़ किए हैं। वो सब मराठी में थे। आज हम हिंदी में बात करेंगे आपसे। लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, जस्ट आई हैव कंसीडर्ड द रिक्वेस्ट और मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा। यह जो सीरीज़ है, ये जो बैंक के कर्मचारी है, लोअर या मिडिल लेवल के, या सिटीजन्स है, कॉमन सिटीजन्स, तो वो लोगों के लिए उनको बैंकिंग की जानकारी मिले और बैंकिंग एम्प्लॉयज़ अगर होंगे तो उनमें अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। हम जो रूटीन में काम करते हैं, डेली काम करते हैं, उसका हमें मालूमात होना चाहिए। और पब्लिक भी डील करती है ये सब सब्जेक्ट से, उनको भी मालूमात होना चाहिए। तो वो हिसाब से ये सीरीज़ है, यूट्यूब सीरीज़ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग शब्दावली। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करो और आपके जो भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स हैं, उनको फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि हम जो बताना चाहते हैं उसका प्रसार होगा, सबको मालूमात हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट। आज का सब्जेक्ट है कैश, कैश ट्रांजैक्शंस, रोप व्यवहार मराठी में जिसको बोलते हैं, बैंक में के रोप व्यवहार। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शंस की क्या क्या लिमिट्स है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी का सेविंग बैंक अकाउंट होगा और उसमें 10 लाख से ज़्यादा फिनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन हो गए कैश के, तो बैंक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है और उसके अंदर वो मालूमात जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इसके लिए अगर क्रेडिट समेशन कैश का 10 लाख से ऊपर होगा तो रिपोर्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट जाता है, आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बैंक के जो कर्मचारी है, ब्रांच लेवल पे काम करते हैं या हेड ऑफिस में जूनियर लेवल पे काम करते हैं, उनको भी मालूमात नहीं होती है। फिर बैंक का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वो रिपोर्ट जनरेट करता है सिस्टम के थ्रू और फॉरवर्ड कर देता है। तो इसीलिए किसी के हाथ में नहीं है अपना नाम निकालना या ऐड करना है। तो ये सब ने ख्याल में रखना चाहिए। आप जब हमारा कस्टमर आता है उसको भी बताना चाहिए कि भाई रिपोर्टिंग होता है 10 लाख के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन होगा है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कुछ बैंक्स में बेसिक एसबी अकाउंट है, जनाधन का अलग रूप है ये। तो बेसिक सेविंग बैंक में की कंडीशंस हमको मालूम चाहिए कि उसमें जो विड्रॉल्स है वो महीने में 4 बार हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक कैश विड्रॉल अलाउड है। और मैक्सिमम बैलेंस वो अकाउंट में 50,000 रह सकता है। और टोटल क्रेडिट पूरे साल का 1 लाख से ऊपर होना नहीं चाहिए। ये क्योंकि बेसिक एसबी अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन से एक्सपेक्टेड है, इसलिए हमको ये चारों कंडीशंस मालूम होना चाहिए कि विड्रॉल जो है 4 टाइम्स अलाउड है महीने में। क्रेडिट कितने भी बार कर सकते हैं, 10,000 तक आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं पर मंथ। मैक्सिमम बैलेंस है वो 50,000 तक रह सकता है। और टोटल जो कैश क्रेडिट करेगा अकाउंट में वो 1 लाख से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। उसी तरह करंट अकाउंट रहते हैं बिजनेस एमएसएमई लोगों के, तो उनका अगर कैश ट्रांजैक्शन 1 करोड़ के ऊपर होगा तो रिपोर्टिंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली। अगर हम किसी को डिमांड ड्राफ्ट चाहिए 50,000 या उसके ऊपर, तो उसको पैन कार्ड कंपलसरी है। जो कैश में डील करना चाहिए तो दे मस्ट कम विथ पैन कार्ड। पैन कार्ड वेरीफाई करके नंबर लिख के फिर बैंक इशू कर सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बैंक दे डिस्करेज कैश में डीडी वगैरह, खाते में जमा करो, खाते में से ले लो, या दे रिस्ट्रिक्ट अप टू 20,000, क्योंकि बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी क्वेरी आ सकती है। एक ही दिन में 20,000 के अगर 10 डिमांड ड्राफ्ट ले लिए एक ही कस्टमर ने एक ही नाम से, तो उसकी क्वेरी आती है। इसलिए बैंक्स अवॉइड करते हैं ऐसे कैश ट्रांजैक्शन। उसके बाद में अगर डिपॉजिट का जो पैसा वो कहाँ से आया, ये अगर कस्टमर बता नहीं सकता, या इनकम टैक्स की रेड हो गई उसके घर पे और कैश मिल गई, रो पर कैश मिल गई है, फिजिकल कैश मिल गई है,
तो और उसका अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता सोर्स ऑफ इनकम, तो उसके पास 60% टैक्स लगता है, प्लस 25% सरचार्ज, प्लस 4% सेस। सो इतनी बड़ी सज़ा है। उसके बाद में 3 साल का अगर टीडीएस आईटीआर रिटर्न भरा होगा पे कस्टमर ने, तो कैश विड्रॉल अबव 1 करोड़ होगा तो 2% लगता है। और दो उसके ऊपर 1 करोड़ के ऊपर अगर कैश विड्रॉल है, और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी तो उसके लिए 3 करोड़ की लिमिट है कैश की। उससे ज़्यादा होगा तो टीडीएस कटता है 2% का। अगर आईटीआर फाइल नहीं किया, ये जो लिमिट बताए हुए आईटीआर फाइल नहीं किया, तो 2% कटता है 20 लाख से 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ के ऊपर 5% तक टीडीएस कटता है। ये इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। उसके बाद में 2 लाख के ऊपर एक ही दिन में रिसिप्ट आना नहीं चाहिए फ्रॉम ए सिंगल पर्सन। वही इवेंट है और उसी पर्पज़ के लिए वही आदमी 10,000 50,000 जमा कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख जमा कर सकता है इन ए सिंगल डे, ए सिंगल पर्सन फॉर द सेम इवेंट। दैट इज व्हाट द रूल्स से। उसके बाद में नो कैश पेमेंट अबव 10,000 इन ए सिंगल डे फ्रॉम ए पर्सन। किसको भी अगर बैंक को पेमेंट करना है तो 10,000 से ऊपर कैश में पेमेंट नहीं कर सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर होगा तो 35,000। जब कोई अपने बैंक का कर्मचारी आता है या ग्राहक आता है, ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, तो लोन में भी अगर जमा करना होगा तो 20,000 से ज़्यादा जमा नहीं कर सकता है। टर्म डिपॉजिट 20,000 से ज़्यादा डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकता है, उसको खाते में जमा करने का है, और खाते से में से फिर डिपॉजिट हो टर्म डिपॉजिट बना सकता है। सो कैश ट्रांजैक्शन, टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट बाय कैश 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20,000 या उससे ज़्यादा। या लोन पे भी अगर एंट्री होगी तो कैश की एंट्री 20,000 है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रूटेड थ्रू हिज अकाउंट, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। तो उसके बाद में अगर हाँ, हमारा कस्टमर कोई आता है बैंक में और उसको अगर नोट चाहिए, एक 50,000 का उसने अगर विड्रॉल दिया सेविंग बैंक या करंट अकाउंट या लोन में से, तो हमारी ड्यूटी है बैंकर करके उसको इशूएबल नोट देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बैंक में जो पैसा आता है उसका उन्होंने सॉर्टिंग करना चाहिए। जो कैश इशू कर सकते हैं, क्लीन नोट पॉलिसी बोलते हैं उसको, उसके अंडर जो इशूएबल नोट्स है जो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो ख़राब हो गई नोट, जो व्यवहार में नहीं जाना चाहिए, उसको हमने कस्टमर को देना नहीं चाहिए। सो इशूएबल नोट हमको देना है। नॉन इशूएबल जो नोट्स है वो हमें वाया हेड ऑफिस या कोई दूसरे ट्रेजरी में या करेंसी चेस्ट में जमा करना पड़ता है, या तो हेड ऑफिस जो भी आपके बैंक की प्रोसीजर होगी वो। और जो पैकेट्स है वो उसके ऊपर स्टेपलर नहीं लगाना चाहिए कोई भी बैंक में। दैट इज़ नॉट अलाउड क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर, क्योंकि उसका लाइफ खराब होता है नोट का, और उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज बहुत देना पड़ता है हमारे कंट्री को। इसके लिए सब रूल्स है। उसके बाद में सॉइल नोट। सॉइल यानी क्या है, ये हमारे जेब में रह गई और धोने में चली गई, या रंग पंचमी में खेले उसको कलर लग गया, खराब हो गई नोट, तो किसी का हाथ में गई तो फट सकती है। तो ऐसे सब सॉइल जो नोट्स है वो अगर कस्टमर आता है तो हमें एक्सचेंज करके देना चाहिए, ठीक है ना। अगर नॉन कस्टमर भी होगा तो भी बैंक का कैशियर की ड्यूटी है उसको एक्सचेंज कर दो सॉइल नोट्स, ठीक है। नॉर्मली बैंक इंसिस्ट करती है कि वो सर्विस हम कस्टमर्स को ही देंगे हमारे, उसका अगर खाता है बैंक में तो उसको देते हैं। लेकिन अगर एक दो करके कोई आया, आते जाते आए, तो यू कैन एक्सचेंज साइड नोट्स, उस पर कोई रिस्क नहीं, क्योंकि बैंक को पूरा के पूरा पैसा रिजर्व बैंक के थ्रू मिलता है। म्यूटिलेटेड नोट्स के बारे में लेकिन हमें एक क्वेश्चन लेना पड़ता है कि म्यूटिलेटेड नोट यानी क्या है। जब नोट के ऊपर दोनों नंबर रहते हैं, उसमें का एक आधा गायब है, नोट में का एक फुकड़ा गायब है, नोट फटी है, 3-4 जगह उसका इसके लगा के जोड़ दिया है उसको। ये सब जो म्यूटिलेट हुई है यानी ख़राब हो गई वो नोट, वो नोट अगर है तो उसके कोई रूल्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उसका कितना परसेंट तक मिल सकता है। और जब ऐसी नोट बैंक के पास से रिजर्व बैंक जाते हैं तो उसका पूरा पैसा बैंक को मिलता नहीं, वो कट के आता है।
और अनफॉर्चुनेटली रिजर्व बैंक ये भी नहीं बताते कि कौन से ब्रांच के कौन से नोट का कट होगा है। वो बैंक का जो अकाउंट रहता है रिजर्व बैंक में वो डायरेक्ट डेबिट करती है, इसलिए बैंक को भी नहीं मालूम कि किसके अकाउंट में कितना डेबिट करने का है, क्योंकि बैंक को ही पैसे कम मिले। तो म्यूटिलेटेड नोट्स के बारे में इसीलिए थोड़ा रजिस्टर्स रहता है बैंक का। तो कुछ बैंक मैनेजमेंट क्या करती है कि वो कैशियर के अकाउंट को डेबिट डालती है, उसकी कोई गुनाह नहीं, उसकी कोई मिस्टेक नहीं रहती है तो भी। तो ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज है। तो म्यूटिलेटेड नोट्स में के बारे में बैंक के कैशियर ने वो नोट का नंबर लिख के लेना चाहिए, कौन से कस्टमर दिया उसका नाम, मोबाइल नंबर लिख के लेना चाहिए, म्यूटिलेशन क्या क्या है उसका डिस्क्रिप्शन लिख के लेना चाहिए। अगर वो कुछ डेबिट आता है तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए कि भाई अगर पैसा कम मिला बैंक को तो वी कैन डेबिट इज अकाउंट, ये भी हमने अंडरटेकिंग लेना चाहिए। तो कस्टमर सर्विस हम दे सकते हैं, एट द सेम टाइम जो कर्मचारी है कैशियर है बैंक का उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा, बैंक को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये प्रिकॉशन लिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में 2000 की नोट है, अगर किसी के पास अभी भी होगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो सबमिट करके उसको उसके वैल्यू मिल सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अदर टाइम हो गया, समझो बैंक का टाइम है 10 से 4 और आप 4:15 बजे गए, तो बैंक कैश एक्सेप्ट कर सकती है कि 4 के बाद। तो अगर कैशियर की कैश क्लोज नहीं हो गई, अंदर तिजोरी में नहीं डाल दिया है, तो वी कैन एक्सेप्ट। अगर उसका अकाउंटिंग पूरा हो गया तो वी कैन एक्सेप्ट इट एज अ लेट कैश। उनका जो स्क्रॉल लिस्ट है उसको मेंशन करना पड़ता है कि ये 5,000 सरप्लस आया या आफ्टर वर्किंग बिजनेस आवर्स आ गई है, यस टू नोट इट। और दूसरे दिन ये पहली रिसिप्ट रहती है। तो लेट अदर कैश कोई आया, अगर हमारी कैश स्ट्रॉन्ग रूम में सेफ में तिजोरी में नहीं गई, वी कैन एक्सेप्ट लेट कैश ऑल्सो। इट डिपेंड्स जेन्युइन है नहीं है, रोज कोई तकलीफ देने के लिए आता है। तो प्रैक्टिकल व्यू बैंकर को लेना चाहिए, कैशियर को लेना चाहिए और बैंक कस्टमर को समझाना भी चाहिए। वैसे ही लेट पेमेंट दे सकती है क्या, वो भी दे सकती है बैंक। अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर है, आपका खाता है और इमरजेंसी हॉस्पिटल में पैसा देना है, कैश तो क्लोज हो गई है, तिजोरी के अंदर नहीं गई लेकिन क्लोज हो गई है, तो लेट पेमेंट बैंक दे सकती है। पूरा रिकॉर्ड उसका मेंटेन करना पड़ता है कि भाई इतना इतना लेट कैश हम दिए ये कस्टमर को, उसका चेक रखना चाहिए, विड्रॉ स्लिप चेक जो भी होगा सिग्नेचर टैली करके क्लियर बैलेंस के अगेंस्ट हम दे सकते हैं। पर ये सब एक्सेप्शंस है, अपवाद है, ये रूल नहीं है। ये सिचुएशन कभी कभी वारंट्स ऐसा लगता है कि किसी को बहुत ज़रूरी है तो बैंकर स्टडी के व्यू कॉल और कस्टमर सर्विस उसने बैंकर ने देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर को पर्टिकुलर डिनोमिनेशन में नोट्स चाहिए, तो इन लोगों तक अगर कस्टमर गया और कैशियर के पास नोट्स ही नेट वो नहीं दे सकता है, लेकिन आपने अगर एडवांस में बोल दिया कि भाई हमें 500 का नोट चाहिए, हमारा विड्रॉल 2 लाख का है, तो अगर आपने एडवांस इंटीमेशन दिया तो बैंक कैन अरेंज, ठीक है, वो मिल सकता है। अगर प्रायर इंटीमेशन दिया तो अगर होगा तो बैंक देगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर नहीं होगा तो दूसरे तरफ से बोला कि आपको दे सकती है। बहुत सारे बैंक कस्टमर्स को जो रिक्वेस्ट है वो हीट करते हैं, यानी उनको मानते हैं। अभी एक आधा कस्टमर अगर नई नोट्स मांगता है, तो नई नोट्स का जो है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी चेस्ट टू करेंसी चेस्ट पैसा देती है। हर एक बैंक का एक असाइन करेंसी चेस्ट है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो सकती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकती है, कोऑपरेटिव बैंक में कॉस्मॉस बैंक को करेंसी चेस्ट मिला है। तो करेंसी चेस्ट में से पैसे मिलता है, या तो आरबीआई का जो इशू डिपार्टमेंट है वो भी देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नया नोट्स जो है, जो करेंसी चेस्ट है अटैच या असाइंड, वो बैंक को बहुत कम देती है। बैंक का जो हेड ऑफिस है वो एक आधी ब्रांच समझ के देती है। तो जो हमारी जो कोऑपरेटिव बैंक्स है यूसीबी को, उनको बहुत बार नहीं मिलती है कैश। तो मैं प्रैक्टिकली हम तो पहले से फील्डिंग लगाते थे आरबीआई में, या अपनी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या प्राइवेट बैंक्स है, या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, वो हम जहाँ पर डिपॉजिट रखते थे वहाँ से हम रिक्वेस्ट करके नया नोट्स लेते थे, ताकि एटलीस्ट दिवाली के टाइम हमारी बैंक उनको नई नोट दे सके। क्योंकि बहुत से लोगों को क्रेज़ है दिवाली में हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो उसके सामने नई नोट रखना चाहिए। तो ऐसे अगर हमने प्रावधान किया, प्रिकॉशंस लिया,
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकती है, अपने स्टाफ को भी नया नोट दे सकती है। वैल्यू उतना ही रहता है, 500 की नई नोट और 500 की पुरानी नोट में कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं है, लेकिन एक फील गुड फैक्टर रहता है। तो बैंक शुड ट्राई टू गिव दैट सर्विस। हमने कोशिश करना चाहिए, ठीक है भाई, पब्लिक डिमांड है, सबको चाहिए तो देने की कोशिश करना चाहिए। कॉइन्स का क्या है, अगर 25 पैसा है उसके ऊपर जब कोई कस्टमर कॉइन्स लाता है तो वी हैव टू एक्सेप्ट। और बीच में बहुत रूमर चली थी कि 10 रुपये का कॉइन चलते नहीं, वो गलत थी। सब कॉइन्स चलते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं कोई भी कॉइन्स में, तो बैंक हैज़ टू एक्सेप्ट द प्राइस कोई डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे। जब कस्टमर बैंक में आता है और कैश में डीलिंग करता है तो उसने क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सबसे पहले तो जब वो कैशियर को देता है कैश तो उसने काउंट करके देना चाहिए। जो जो डिनोमिनेशन स्लिप रहती है, पेन स्लिप रहती है, बैंक में पैसा जमा करने की जो स्लिप रहती है, वो नॉर्मली मराठी हिंदी इंग्लिश में रहती है। तो उसमें डिनोमिनेशन लिखना चाहिए, 500 के कितने नोट, 200 के कितने, 100 के कितने, उसकी टोटल मारना चाहिए। काउंटर फाइल में भी वो सब लिखना चाहिए और काउंटर फाइल के ऊपर बैंक का, कैशियर का सिक्का और सही लेना चाहिए। ये बेसिक है कि आपने कैश जमा किया है, इतने अमाउंट की जमा किया है, ये डिनोमिनेशन है। तो पूरा कैशियर को भी मालूम होना चाहिए और हमको भी मालूम होना चाहिए। और आजकल तो सीसीटीवी लगे हुए रहते हैं। नॉर्मली मैंने जहाँ भी काम किया तो कैश काउंटर के ऊपर ऐसा सीसीटीवी लगा कि कितनी कैश दी, क्या डिनोमिनेशन दी या ली, समझता था। तो वो पहली प्रिकॉशन वो लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम पेमेंट लेते हैं तो पेमेंट भी काउंट करके लेना चाहिए। पैकेज पहले काउंट करके लो। यू कैन रिक्वेस्ट बैंक के काउंटिंग मशीन रहते हैं, वो आपके सामने काउंट करके देगा वो पैकेट्स। वो डिस्प्ले रहता है, कस्टमर को बाहर से दिखता है वो डिस्प्ले कि 99 नोट्स है, 100 है, 101 है, वो पूरा दिखता है। तो गिन के ले लो, थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा रहा तो चले, यानी घर को जाने के बाद इश्यू नहीं होना चाहिए। तीसरा, हम जब बैंक में जाते हैं, अगर हमारे चोरी हो गई, थिफ्ट हो गए, हमारे पास छोटी बैग है, बैग में से पैसे चला गए, तो कौन जिम्मेदार है। जब तक कैश की कस्टडी हमारे पास है, कस्टमर के पास है, तो कस्टमर की जिम्मेदारी है। एक बार कैशियर ने नोट एक्सेप्ट कर लिया, उसके केबिन के अंदर ले लिया, तो उसकी जिम्मेदारी है अगर कुछ थेफ्ट या कुछ इंसिडेंट हुआ तो। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब हम कैश विड्रॉल करके बैंक के बाहर जाते हैं तो बैंक के अंदर जो भी आपको काउंट करना करके ले लो, बैंक के बाहर जा या काउंट करते करते बैंक के बाहर मत जाओ, ताकि किसी के नज़र में आप ना आए। और जब आजकल तो आप लकी है कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती कैश के ऊपर, नहीं तो कैश में हम क्यू में जब खड़े रहते हैं तो दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, अलर्ट। तो कोई हमारी जेब ना कतरे या कोई हमें बाजू में खड़े रह के वॉच कर रहा है क्या, ये थोड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए अगर कैश अमाउंट ज़्यादा होगा तो। अगर हमारी नोट फेक है तो बैंक के हिसाब से मैं पहले बोलता हूँ कि बैंक के पास सब मशीन्स दिए हुए हैं, कंपलसरी है, उसके स्पेसिफिकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिए, कैश काउंटिंग मशीन भी है। और अगर फेक नोट है तो वो भी उनके ख्याल में आता है, वो मशीन ख्याल में आता है कि भाई नोट असली है कि नकली है। तो नकली नोट अगर होगी और एट ए टाइम 4 से ज़्यादा होगी तो वो बैंक ब्रांच को एफआईआर दाखिल करना पड़ता है, जो भी सबमिट करता है वो। दूसरी बात, बैंक ने वो जो फेक नोट है, नकली नोट है, वो ग्राहक को वापस नहीं करना चाहिए। वो पूरा रिकॉर्ड करके उसका स्टैम्प मार के रखना चाहिए। कोई भी हालत में कस्टमर को वापस नहीं देना चाहिए। कस्टमर्स को आप एजुकेट करना चाहिए या वहाँ पर लिखना चाहिए कैशियर के बाजू में कि भाई फेक अगर नोट निकली तो वापस नहीं मिलती। दूसरी बात, कस्टमर में भी सोचना चाहिए, जब वो डिमांड करते हैं नकली नोट हमें वापस को, हमारे सेठ को दिखाना का है, देने का है। लेकिन अगर हम नकली नोट दूसरे को देने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब इट इज़ एंटी नेशनल एक्टिविटी। हम जो चलन है, नकली चलन जो है, वो अगर मार्केट में यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो अनलॉफुल एक्टिविटी है और हमें अरेस्ट भी हो सकती है। इसलिए अवॉइड दैट टेम्पटेशन, 500 का नुकसान होता है। जब हम धंधा करते तो लेते वक्त हमने केयरफुल लेना चाहिए। और बैंक की जो मशीन बोलती है वो फाइनल है। अगर मशीन ने बोला फेक नोट है तो फेक नोट है, उसके ऊपर आपके सामने उसको सिक्का मारने को लगा ये फेक नोट है करके उसकी सिग्नेचर कैंसिल करना पड़ता है, फिर वो उसका मिसयूज भी नहीं कर सकेगा कैशियर। इसलिए हर एक बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की मशीन इंस्टॉल करने के लिए ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी है। तो कैश के बारे में बैंक को भी थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। सेफ जो है वो स्ट्रांग रूम में वॉल्ट में रखना चाहिए। कैश की कस्टडी जो है, अगर कोई ब्रांच के 20 लाख कैश है, सुबह निकालते हैं 20 लाख बाहर नहीं निकलना चाहिए। 15-16 जो लाख है वो अंदर रिजर्व में होना चाहिए, और बाहर 4-5 लाख टिल कैश जिसको बोलते हैं वो लेना चाहिए, क्योंकि कल कुछ इंसिडेंट हो गया तो पूरी कैश बैंक की नहीं जाती है। ठीक है ना? तो ये सब प्रिकॉशन लेना चाहिए। जब बैंकर कैश एक्सेप्ट करता है कस्टमर से, तो डिनोमिनेशन वाइज चेक करना चाहिए। सिस्टम में, कंप्यूटर में डिनोमिनेशन वाइज दिखना चाहिए, ताकि शाम को डिनोमिनेशन वाइज कैश टैली करना पड़ता है। इसलिए ये सब प्रिकॉशन लिया तो कैशियर को जेब में से पैसा देने का काम नहीं पड़ता है। दूसरा, अगर कैश कम हो गए तो आपको इमीडिएट कैश कैशियर को देना ही पड़ता है। वो 5,000 हो, 10,000 हो, जो डेबिट डाल के आपको देना ही पड़ता है। और अगर आपको सरप्लस कैश आ गए कैशियर को शाम को, तो उसका रिकॉर्ड लिखना चाहिए, सरप्लस कैश कब आए उसका सिग्नेचर होना चाहिए। और ट्राई टू फाइंड आउट, यानी जिसकी कैश है सरप्लस आ गई उसको वापस करने की कोशिश करना चाहिए, और उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड करके ऑडिट पे भी देखना चाहिए। इट शुड बी रिपोर्टेड टू हेड ऑफिसर से। तो किसी का दूसरे का पैसा लेने का हमें अधिकार नहीं है एज अ बैंक का। जिसका पैसा उसको ही देना पड़ता है। ठीक है ना? उसके बाद में अगर कैश ट्रांजिट पे अगर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जा रहे हैं, तो बैंकर को प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जो आर्म गार्ड है, आपकी जो पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, वो हिसाब से आर्म गार्ड देना पड़ता है। और जो रूट है वो एक ही रूट से कैश नहीं जाना चाहिए, वैन बदलना चाहिए, वैन का नंबर लिखना चाहिए। ऑटो में जाते हैं तो ऑटो रिक्शा का नंबर लेना चाहिए। और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ट्रांजिट इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अगर ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं है तो रास्ते में कुछ कम ज़्यादा हो गया तो बैंक को पैसा वापस नहीं मिल सकता है। और बैंक के स्टाफ को ये दक्षता लेनी पड़ती है कि वो पूरा इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। नहीं तो ब्रांच के बाजू में चाय की टपरी रहती है, हम ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं कि भाई मैं 50 लाख लेके जा रहा हूँ, जो भी ब्रांच है वहाँ पर जा रहा हूँ लेके। आजू बाजू में अगर लोगों को मालूम पड़ा उसमें से कोई अगर होगा गलत आदमी होगा, तो वो मिसयूज़ करके रास्ते में लूटमार हो सकती है। इसलिए हमने ये बात बोलना नहीं चाहिए। ऑटो रिक्शा एक ही नहीं यूज़ करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। बैंक की वैन होगा तो, कैश वैन अगर होगा तो वहाँ पर गार्ड वगैरह चाहिए। अमाउंट ज़्यादा होगा तो हम गार्ड चाहिए। ये सब प्रिकॉशंस हमने लेना चाहिए एज ए बैंकर, क्योंकि कैश का टेम्पटेशन किसी को भी हो सकता है। और आज के ज़माने में वो ज़्यादा है। कैश मिलती है फोकट में, बगैर मेहनत के, तो ज़्यादा टेम्पटेशन है। वहाँ पर दरोड़ा भी हो सकता है, लूटमार भी हो सकती है, थेफ्ट भी हो सकता है। इसीलिए हमारी जो कैश केबिन है उसके ऊपर जाली लगाना चाहिए। ऊपर से भी बहुत बार ऐसे भी इंसिडेंट हो गए तो ऊपर से कैश लिफ्ट करके चले गए। और अनफॉर्चुनेटली मेरे सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जब कस्टमर्स का वो बिजनेस आवर्स में अपने मोबाइल पे मत बिजी रहो। ब्रांच का जो अपने ब्रांच के अंदर क्या चल रहा है थोड़ा वॉचफुल रहो। बाकी के कलीग्स ने भी, कोई अगर बैठा है, खाली बैठा है, वॉच कर रहा है, वो रेकी कर रहा है, उसको पूछो आप काय के लिए बैठे, आपकी क्या सेवा करूँ, पोलाइटली पूछो। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, काम पूछो उसको, और ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द पर्सन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आपका वो भी शुड भी वॉचफुल है। जो बैंकर वॉचफुल होना चाहिए। कोई रेकी कर रहा है, कि कोई बार बार आ रहा है बगैर वजह, बगैर रीज़न का, बगैर वजह बैठा। ये सब प्रिकॉशंस हमने बैंकर करके लेना चाहिए। और बैंकर करके हमने हमारा जो कस्टमर है उसको भी ये सब इंफॉर्मेशन देना चाहिए, अवेयरनेस उनमें भी आना चाहिए। पर्टिकुलरली जो लिमिट है रिपोर्टिंग की कैश की, 10 लाख, 1 करोड़, उसके बारे में, फेक नोट के बारे में, काउंटिंग के बारे में, ये सब हमने उनको से भी इंटरेक्ट करना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें हर 15 तारीख को कस्टमर मीट लेने के लिए बोलती है, तो कैश के बारे में हमें उनको समझाना चाहिए। तो दैट इज़ आवर ड्यूटी एज ए बैंकर। तो आज मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप आपके जो कलीग्स हैं, जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनको ये शेयर करेंगे। और पर्टिकुलरली जो सीनियर बैंकर्स है, मुझे बहुत दुख होता है ये कहने में, बहुत सारे सीनियर बैंक्स
अपना नॉलेज शेयर नहीं करते। उनको मालूम है एमडीआर रिसर्च चैनल, वो शेयर भी नहीं करते। तो नॉलेज देने से बढ़ता है। तो मेरी अपील है, गुजारिश है सबसे, कि आप नॉलेज बांटते जाओ, देते जाओ। यू विल बी बेनिफिटेड, द अदर पर्सन ऑल्सो बी बेनिफिटेड। थैंक यू, धन्यवाद।